नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है सितंबर 21, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हम कवर करने जा रहे हैं और वो हमारे यूपीएससी सिलेबस के अंदर किस सेक्शन हेडर के अंदर बैठेगी। तो लोकसभा पासिस हिस्टोरिक विमेंस बिल, आगे ये GS2 के अंदर से है। सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क आफ्टर लोकसभा पोल्स सेज शाह, ये हमारी GS2 के अंदर से होने जा रही है। स्टडी थ्रोज लाइट ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटीज अफेक्ट इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, ये GS3 के अंदर से होने जा रही है। विमेन्स शेयर इन असेंबलीज लेस देन 10% इन 20 स्टेट्स, ये हमारी GS2 के अंदर से होने जा रही है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक लोअर्स इंडिया GDP ग्रोथ आउटलुक फॉर दिस फिस्कल टू 6.3%, ये हमारी GS3 के अंदर से होने जा रही है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप रिसीव कर सकें। लोकसभा पासिस हिस्टोरिक विमेंस रिजर्वेशन बिल, पहली न्यूज़ हमारी ये देखने को मिल रही है। तो लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। जिसने कल का न्यूज़पेपर कवर किया है हमारे साथ, तो हमने बताया है कि इस बिल के तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी लोकसभा के चुनाव के अंदर। साथ ही साथ जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि महिलाओं को 1/3 सीटों का यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने जा रहा है लोकसभा और राज्य की विधानसभा चुनावों के अंदर। ये 128वां अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 बिल है ये 2023 का। इसे लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा हुई और लोकसभा से इसे पास करा लिया गया है। अब ये यहाँ से आगे अपनी जर्नी करेगा, ये राज्यसभा जाएगा, वहाँ पर भी अगर ये पास हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब इस पर असेंट कर देंगे, मतलब अपने साइन कर देंगे, तो ये एक्ट बन जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे बनाया जाता है एक्ट। हम समझ लेते हैं एक बार और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक बिल लाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है और वो भी प्रेसिडेंट जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेनी पड़ेगी किसी मनी बिल को पेश करने के लिए लोकसभा के अंदर भी। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल नहीं लाया जा सकता। अब यहाँ पर जब हम किसी भी बिल की बात कर रहे हैं तो हम इसी बिल की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी। तो ये बिल लाया गया, पहले मान लेते हैं लोकसभा के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि ये पास हो गया लोकसभा से, ये न्यूज़ में आप देख चुके हैं। इसके बाद इसे भेजा जाएगा अगले हाउस के अंदर जो कि हमारा राज्यसभा है। अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और राज्यसभा में वोटिंग होने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि इसे या तो पास करवा दिया जाएगा या ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये पास हो जाता है राज्यसभा में भी, इसके बाद इसे भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। जब प्रेसिडेंट इस पर असेंट कर देंगे, सिग्नेचर दे देंगे, तो ये जो हमारा बिल है ये एक्ट बन जाएगा। ये सिंपल प्रोविजन है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये प्रोसेस है भारत के अंदर किसी भी बिल को जब एक्ट बनाया जाता है तो कैसे वो पास कराया जाता है। आगे हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क आफ्टर लोकसभा पोल्स सेज शाह। अब ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है इसी से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो इस बिल को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2023 का, आपको ये याद रखना है। ये क्योंकि हिस्टोरिक है तो डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना है ये चीज़, 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अभियान।
अब क्या देखने को मिला कि जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि इसमें जो बातें कही गई हैं बिल के अंदर कि 2026 में जब डीलिमिटेशन कमीशन अपनी एक्सरसाइज करेगी उसके बाद ही हम जो 2029 का चुनाव होगा भारत के अंदर उसमें हम इस बिल के जो प्रावधान हैं उन्हें लागू कर पाएंगे, मतलब 1/3 सीटें जो हैं वो हम 2029 में ही दे पाएंगे। सिंपली आप इतना समझिए, ये अमित शाह का कहना है। तो हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है कि सेंसस कराना पड़ेगा पहले हमें, और सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, डीलिमिटेशन कमीशन जो अपना फैसला लेगी उसी के बाद ये बिल लागू होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले सेंसस होता क्या है। तो आपको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंसस, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सेंसस का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे कोई राष्ट्र है, भारत है, इसके अंदर जो जनसंख्या है इसकी गणना करना, इसकी गिनती करना, इसे हम कहेंगे सेंसस। तो जनगणना, ठीक है। सेंसस का मतलब क्या हो गया? जनगणना, लोगों की गणना करना, गिनती करना, साथ ही उनकी चीजों को पता करना। तो ये अब यहाँ हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल से। तो पहली बार जो भारत के अंदर कंप्लीट सेंसस कराया गया था वो सन 1881 के अंदर कराया गया था, और उस टाइम पर जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। आपको ये याद रखना है। और इससे पहले अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या 1881 के पहले से भारत के अंदर कहीं सेंसस होता था, तो हाँ होता था, लेकिन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग और अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग सेंसस कराया जाता था। लेकिन जो कंप्लीट सेंसस है भारत का, पूरे भारत का जो सेंसस पहली बार कराया गया वो सन 1881, माफ कीजिएगा, 1881 में कराया गया। और उस टाइम पे जो वाइसराय थे तो वो थे लॉर्ड रिपन भारत के अंदर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हर 10 साल में सेंसस कराया जाता है, ठीक है, भारत के अंदर। अब जब आज़ादी मिल गई भारत को 1947 के बाद, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि भारत का जब संविधान लागू हो गया है, उसके बाद से क्या देखने को मिला है कि जो हमारा सेंसस कौन कराता है भारत के अंदर, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, पहली चीज, और दूसरा हमारा सेंसस कमिश्नर। ये दोनों मिलकर सेंसस कराते हैं भारत के अंदर, और ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएंगे। आपको इतना याद रखना है, जो रजिस्ट्रार जनरल हैं ऑफिस इनका जो है, और साथ ही जो सेंसस कमिश्नर हैं, ये दोनों होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो सेंसस कराया जाता है भारत के अंदर, ये 1948 का सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके अंदर से कराया जाता है। अब आप दो चीजें समझ गए हैं कि कब ये शुरू हुआ था जनगणना कराना भारत के अंदर, कंप्लीट पूरे भारत की जनगणना कराना। तो 1881 में वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और अब भारत के अंदर कौन कराता है इसे, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। तो इसे कराया क्यों जाता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम चलो गिनती कर लेंगे सबकी, तो इससे फायदा क्या होगा। अब जब आपको याद रखना है कि जब सेंसस कराया जाता है भारत के अंदर, तो बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है लोगों का, उनका नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, साथ ही उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट चाहे तो और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकती है। अब देखने को क्या मिलेगा कि अगर इतना सारा डाटा किसी एक पर्सन के पास, एक पर्सन का गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, और ऐसे ही अगर हम सबका डाटा निकाल लें, जो कि 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इसका सबका हम जब डाटा निकाल लेंगे और सबका डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा, तो गवर्नमेंट जब किसी पॉलिसी पर काम करती है तो उसे उस पॉलिसी को अच्छे से लागू करने में बहुत मदद मिलेगी, ये डाटा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आगे हम देखते हैं कि प्रीवियस सेंसर लिस्ट क्या है, सेंसस की लिस्ट क्या है भारत के अंदर, कब कब सेंसस कराया जा चुका है आज़ादी के बाद से। तो 1951 में, 1961 में, 71, 81, 91, 2001, और लास्ट सेंसस कब कराया गया है? 2011 में। अब आपको याद रखना है कि 2021 में सेंसस होना था भारत के अंदर, लेकिन कोरोना की वजह से ये सेंसस अभी तक डिले करा दिया गया है, और माना जा रहा है कि ये जो अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, इसके बाद ही कराया जाएगा, इससे पहले ये नहीं कराया जाएगा। और जब लोकसभा के 2024 के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जब सेंसस होगा, तो सेंसस होने के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन की गठन होगी,
2026 में, और इसका काम होगा जो भारत की असेंबली हैं उनकी जो बाउंड्रीज है उसे रीड्रॉ करने का, जो भी सीटें हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं भारत के अंदर, उसे रीड्रॉ करने का। तो हम डीलिमिटेशन कमीशन को समझ लेते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां पर आपको मैंने बता दिया प्रोसेस कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद 2026 के बाद 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन की गठन की जाएगी, जो कि नई बाउंड्रीज बनाएगी भारत की असेंबली के लिए, और साथ ही साथ जो राज्य के चुनाव होते हैं उनकी असेंबली के लिए। इसके बाद 2029 में जो महिलाओं को 1/3 सीट देने का वादा है वो पूरा किया जाएगा। तो हम डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लेते हैं पहले, ये क्या है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया, इज ए कमीशन established by the government of India under the provisions of Delimitation Commission Act। तो ये क्या है, एक बाउंड्री कमीशन है, मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कि ये एक राज्य है, यहाँ पर आप समझ लें अब तुरंत इसका काम। ये एक मान लेते हैं राज्य है, यहाँ की जनसंख्या है 20 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। तो डिलिमिटेशन कमीशन का बेसिकली काम क्या है कि ये इस राज्य को जितनी भी सीटें हैं वो बराबर हिस्सों में बांटेगी। जैसे मान लेते हैं कि हम एवरेज लेते हैं कि 5 करोड़ लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आने चाहिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 5 करोड़ लोग आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, 10 या 20 लाख 30 लाख लोग होते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो ये यहां पर क्या करेगा हमारे एग्जाम्पल में कि एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, और ये 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देगा जिनमें 5-5 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये बेसिकली काम है डिलिमिटेशन कमीशन का कि ये बाउंड्री बनाता है भारत के लोकसभा के चुनावों के लिए और साथ ही स्टेट असेंबली के जो चुनाव होते हैं उसकी सीटों के मामले पर। अब मेन टास्क मैंने आपको बता दिया कि ये बाउंड्रीज को रीड्रॉ करता है। भारत के अंदर इसकी जो रीड्रॉइंग की प्रक्रिया है उसे फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए। तो अब जब 2026 का चुनाव, वो 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाएगी तो ये दोबारा सीटें अब हमें देखने को मिलेगा कि हर राज्य के अंदर सीटें बढ़ जाएंगी और साथ ही जो लोकसभा है उसके अंदर भी बहुत सारी सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अभी प्रेजेंट डे 545 सीटें हमें देखने को मिलती हैं, वो इसकी संख्या जो है वो हम करीबन 800 के ऊपर हम पाएंगे डिलिमिटेशन कमीशन जब 2026 के बाद अपना डाटा प्रेजेंट करेगा भारत के अंदर। आगे देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट की बात होती है तो यहाँ तो कौन अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमीशन को। तो डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं ये अपॉइंट करते हैं और जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। आगे हम देखते हैं अब आर्टिकल कौन से हमारे संविधान में अगर डिलिमिटेशन की बात है तो कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है। आपको याद रखना है कि संविधान के अंदर इसका मेंशन है और ये आर्टिकल 82 के अंदर है हमारे संविधान में। आर्टिकल 82 के अंदर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट पास कराएगी पहले। इसके बाद क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल बिठाएंगे जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। और इसका काम मैं आपको बता चुका हूं कि ये बाउंड्रीज चेक करेगा सारे राज्यों के अंदर और भारत के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी बाउंड्रीज, और ये फैसले देगा कि कहाँ कितनी सीटें होनी चाहिए जनसंख्या के आधार पर। आगे जब एक और चीज़ देखने लायक है कि इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और कोई भी कोर्ट के अंदर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे हम चलते हैं। स्टडी थ्रोज लाइट ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटीज अफेक्ट इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज। क्या न्यूज़ है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एक संस्थान है। इसके पोस्ट डॉक्टरेट कुछ फेलोज हैं जिन्होंने एक रिसर्च की है। किस मुद्दे पर रिसर्च हुई है ये, तो गैलेक्सी के फॉर्मेशन पर, ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां बनती हैं इसके फॉर्मेशन पर ये रिसर्च है। और इन्होंने ये जो रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया है, डाटा जो इनके पास मौजूद है जिन पर इन्होंने रिसर्च किया है, तो ये डाटा इन्हें मिला है स्पिट्जर फोटोमेट्री एंड एक्यूरेट रोटेशन कर्व्स के डाटाबेस से। आपको याद रखना है, स्पार्क कहते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में, इसके डाटाबेस से। इन्होंने करीबन 145
गैलेक्सियों का स्टेबिलिटी लेवल जांच करने की कोशिश की कि कितनी स्टेबल है वो, और इन्होंने पाया कि जो स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे स्पाइरल, ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, तो जैसे जो स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं जैसे कि हमारी मिल्की वे, तो इनके अंदर जो स्टार फॉर्मेशन रेट होता है वो बहुत हाई होता है। ये इनकी रिसर्च में इन्हें मिला कि जो स्टार फॉर्मेशन रेट होता है, तारों की बनने की संख्या जो होती है वो बहुत तेज होती है, और जो गैस होती है, गैस पाई जाती है, वो क्या हो जाती है कि ये सब स्टार बन जाती है, तो गैस बहुत कम पाई जाती है ऐसी जो स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं उसके अंदर। अब ये यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ की, जो स्पाइरल गैलेक्सी होती हैं इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। गैस में आपको बता चुका हूं कि गैस इसके अंदर कम होगी, स्टार्स इसके अंदर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटीज की सिचुएशन बन जाती है इसके अंदर। स्टेबल होने का मतलब कि बहुत दिनों तक वो रुकी रहेगी एक ही जगह पे। इनस्टेबिलिटी का मतलब कि ग्रेविटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो गैस है, गैस क्या होती है, जैसे ब्रह्मांड के अंदर गैस घूम रही है, अब ये गैस ही स्टार को फॉर्म करेगी। तो देखने को यही मिला, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्पाइरल गैलेक्सी होंगी उनके अंदर गैस कम होगी और स्टार्स ज़्यादा बनेंगे, और जो बाकी अदर गैलेक्सीज होंगी उनके अंदर गैस बहुत ज़्यादा होगी और स्टार फॉर्मेशन कम होगा। लेकिन जो अदर टाइप की गैलेक्सी होगी स्पाइरल गैलेक्सी से अलग, उसके अंदर जो स्टार फॉर्मेशन का रेट भले ही कम होगा लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी कहेंगे, वो ज़्यादा रहेगी। आगे हम चलते हैं। तो विमेन्स शेयर इन असेंबली तो 10% इन 20 स्टेट्स, तो केवल 10% महिलाओं का शेयर है असेंबलीज के अंदर, करीबन 20 राज्यों के अंदर। ये डाटा सेट से आने जा रहा है, तो आप हमारे साथ आ जाइए। यहाँ पर चार्ट 1 हम देख लेते हैं पहले। तो चार्ट 1 में दिखाया गया है कि विमेन मेंबर्स इन द लोकसभा, ये परसेंटेज टर्म्स में दिखाया गया है कि कितनी महिला मेंबर लोकसभा में रही हैं। 1952 के अंदर 4.9, ये परसेंटेज टर्म में है, परसेंट आपको याद रखना है, ये परसेंटेज टर्म में है। 1957 में 4.5, अब यहाँ हमें देख से 1962 में 6.3, 67 में कम होता है, 71 में बराबर रहता है, फिर 77 में और कम हो जाता है, 80 में बढ़ता है, 1984 में और बढ़ता है, फिर 1985 में हमें देखने को मिलता है कि बहुत कम हो जाता है। इसके बाद 1984 से 85 में बढ़ता है। फिर यहाँ देखते हैं जब हम 2019 के अंदर, तो 2019, 2014 और 2009 यहाँ से ये बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, 2009 के चुनाव में भी, 2014 के चुनाव में भी हमें देखने को मिला कि ये बढ़ा है, और 2019 के चुनाव में भी बढ़ा है। ये परसेंटेज शेयर है महिलाओं का लोकसभा के अंदर। अगला चार्ट यहाँ देख ले सकते हैं आप कि विमेन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये परसेंटेज है महिलाओं का राज्यों की विधानसभाओं के अंदर। त्रिपुरा आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 15, तो 15% महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ 14.4, तो ऐसे ही आप जब यूपी देखेंगे और राजस्थान देखेंगे तो यहाँ बराबर हमें देखने को मिलेगा। दिल्ली यहाँ पर, ये आप यहाँ पर ये 1, 2, 3 सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का जब हम देखेंगे तो 18 के ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ सब कवर कर सकते हैं। इसके बाद चार्ट 3 हम देखते हैं यहाँ पर। तो चार्ट 3 ऐसी पार्टीज बताता है जिनमें महिलाएं लेजिस्लेटर सबसे ज़्यादा हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। ये स्टेट असेंबली है इस कलर से, और ये ब्लू कलर से जो है ये लोकसभा की है। तो तृणमूल कांग्रेस से हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में 15.3%, इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ 14.7%, बीजेपी राजस्थान में 13.7%, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 12.6%। तो यहाँ ये महिलाओं की परसेंटेज है किसी भी असेंबली के अंदर। अब ये लोकसभा में देख लेते हैं। तो बीजू जनता दल के अंदर से 41.7% है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अंदर से 40.9% है, YSRCP के अंदर से देख लेते हैं तो 18.2%, और बीजेपी 13.5%। ये महिलाओं की
परसेंटेज है विमेन लेजिस्लेटर्स की पार्टीज के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर। अब यहाँ है वुमेन इन पार्लियामेंट ऑफ सेलेक्ट कंट्रीज, ठीक है। स्वीडन में देख ले, ये जो डाटा है ये 1919 की बात करेगा, 1990 की माफ कीजिएगा, और ये जो नीला वाला है ये 2023 की बात करेगा। अब यहाँ पर स्वीडन की जब हम बात करें तो स्वीडन में जो प्रतिशत था वो पहले 38.4 था और फिर बढ़कर 46.4% हो गया। ये महिलाओं का परसेंटेज है पार्लियामेंट के अंदर उनकी। नॉर्वे में भी बढ़ा है, चाइना में भी बढ़ गया है, जर्मनी में भी बढ़ा है। ऐसे आप देख सकते हैं ये बढ़ता रहा है सब जगह। इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में पहले 5% था, अब जाकर ये 15% हो गया है। ये आप चार्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे और डिटेल में कवर कर सकते हैं आप सारी हेडिंग्स उठाकर। ये आपको एक तरह से चार्ट फॉर्म में आपको पता चल जाता है कि किस साल में किस चीज़ पर कितना काम हुआ है। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है भारत के अंदर। अगर हम आज़ादी के बाद से बात करें पार्लियामेंट के, लोकसभा में, साथ ही साथ जो विधानसभा हैं उनके अंदर, तो हमें देखने को क्या मिला है कि जो महिला सशक्तिकरण का अभियान है भारत का, वो अपनी गति पर, अपने रास्ते पर चल रहा है। अब गति हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो अपनी गति पर तेज है या धीरे है। अभी आगे हम चलते हैं तो ये हमारी लास्ट न्यूज़ होने जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो एडीबी लोअर्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ आउटलुक फॉर दिस फिस्कल टू 6.3%। एशियन डेवलपमेंट बैंक का डाटा निकल कर आया है और ये क्या कहते हैं कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने जा रही है करंट फिस्कल ईयर में, जो कि हमारा 2023 से 2024 तक का होने जा रहा है, तो हमें देखने को मिलेगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने जा रही है वो 6.3% होने जा रही है और इनके पहले के अनुमान से ये 0.1% कम है। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होने जा रही है वो 6.4% होने जा रही है 2023-24 फिस्कल ईयर के अंदर, लेकिन अब क्या हमें देखने को मिला है कि इनका जो अनुमान है वो कम हो गया है। अब इन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होने जा रही है वो 6.3% की होने जा रही है। रीजंस इन्होंने दिए हैं रेनफॉल का। भारत के अंदर आपने देखा मानसून एकदम अनइवन हो गया है जिससे राइस क्रॉप का बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके बाद जो खारिफ की खेती हुई है भारत के अंदर, खारिफ की बुआई हुई है, उसमें दाल की बुआई कम हुई है इस साल। ये बैंक का कहना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसी वजह से इन सब फैक्टर्स को इसने देखकर 0.1% जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होने वाली थी इसके पहले अनुमानित, उसे घटा दिया है। अब यहाँ पर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को समझ लें। यूपीएससी डायरेक्टली बहुत बार पूछ लेता है बैंकों के बारे में, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो इन सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में यूपीएससी डायरेक्टली पूछता है। तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक्स को समझ लेते हैं क्या है ये। अब यहां हम देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। 1966 में इसकी घटना की गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये एक बैंक है जो डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दों पर ये देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे देशों ने मिलकर 1966 में इसकी घटना की। अब आज की जब हम बात करें तो इसमें 68 मेंबर्स अभी शामिल हैं, जिसमें से 49 मेंबर्स एशिया रीजन के हैं। ठीक है, तो इसकी घटना जो की गई थी वो एशिया के डेवलपमेंट के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी 1966 में। अब हम जब देख लेते हैं इसके 5 टॉप शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं 2022 तक, तो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स आप यहां देख सकते हैं, दोनों का 15.6% ईच, दोनों का, जैसे जापान का 15.6%, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का 15.6% टोटल शेयर है बैंक के अंदर। चाइना का हम देख लेते हैं तो इसकी होल्डिंग है 6.4%, भारत की होल्डिंग है 6.3%, ऑस्ट्रेलिया की होल्डिंग है 5.8%। तो ये टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के 2022 तक का ये डाटा है।
इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है अपने आप को, और उसके जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं, और हम इसे किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, किसी इंटरनेशनल कोर्ट या लोकल कोर्ट के अंदर हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से था। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यूपीएससी डायरेक्टली बहुत बार पूछ लेता है बैंक से रिलेटेड चीज़ें, कौन कौन से वर्ल्ड में ऐसे बैंक हैं जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव में मदद करते हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज के न्यूज़ से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको आज का हमारा द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।